हेलो दोस्तों। आगामी आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए शुरू की गई साइंस की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम आज लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे और पूरी बायोलॉजी को हम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले फिजिक्स के 3 लेक्चर और केमिस्ट्री के 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आरओ साइंस क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट से बाकी के पहले 5 लेक्चर्स भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। और जिस पीडीएफ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि वो पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन करने के लिए आपको इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करना होगा। नंबर है 9415950206। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को हम किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे? तो यूजुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले टर्म, उनका मीनिंग या किसी महत्वपूर्ण जीव जंतु के बारे में, किसी महत्वपूर्ण पौधे के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी से रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों के फॉर्मेट में जीव विज्ञान को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो नाम आता है जीव विज्ञान से रिलेटेड वो है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी वही वाला जो जू, जैसे आपने देखा होगा तो जू में क्या रखे जाते हैं, एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, तो जूलॉजी एनिमल से रिलेटेड ही एक साइंस की शाखा है और इसमें जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जूलॉजी में सिर्फ जीवित जानवरों का ही नहीं, मृत जानवरों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो डेड एंड अलाइव बोथ एनिमल्स आर स्टडीड इन अंडर जूलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जंतु विज्ञान क्या होती है? ये जीव विज्ञान की एक शाखा होती है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं। एक तो होती है जूलॉजी, ठीक है, जो कि जीव जंतुओं के अध्ययन से रिलेटेड होती है, और दूसरी होती है बॉटनी। बॉटनी पेड़ पौधों के अध्ययन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें से जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान की शाखा के जनक माने जाते हैं अरस्तु। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जूलॉजी के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जननांकी टर्म आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या आता है? डेमोग्राफी का मतलब किसी जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करना। ठीक है, डेमोग्राफी। तो जननांकी के अंतर्गत क्या किया जाता है? जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों एवं आंकड़ों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और डेमोग्राफी में, क्योंकि डेमोग्राफी क्या है? एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डेटा ले लिया, अब उसको एनालाइज किया कई तरीकों से। ठीक है, तो उसमें जनसंख्या का आकार हो जाएगा, क्षेत्रीय वितरण और बनावट हो जाएगी। ठीक है, और उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण, सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें जनसंख्या के, ये याद रखिएगा कि गुणात्मक और परिणात्मक दोनों पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़े के बारे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो समुद्री घोड़ा, जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये समुद्र में रहता है। ठीक है, लेकिन
ये क्या होता है, नाम से नाम में इसके घोड़ा यानी कि हॉर्स आ रहा है, लेकिन ये होती क्या है, ये मछली होती है एक तरह की, लेकिन दिखने में ये घोड़े जैसी होती है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा कहा जाता है। ठीक है, सी हॉर्स कहा जाता है। और दूसरा, इसे हिप्पोकैम्प्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बोनी फिश होती है। ठीक है, अस्थिल मीन होती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नील गाय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नील गाय क्या होती है, नील गाय, अब नील गाय के नाम में गाय आ रहा है, लेकिन ये होती है हिरन की फैमिली से। ठीक है, तो मृग प्रजाति की होती है नील गाय। और मृग किसको कहा जाता है, तो देखिए बायोलॉजी में सभी चीजों की अपनी डेफिनेशन है, कि जैसे आप देखते होंगे कि कोई जंतु है तो इसे किस श्रेणी में रखा जा रहा है, किस फैमिली में रखा जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि मछलियों के लिए कुछ विशेष तरह की परिभाषा होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी जीव जंतु उस परिभाषा को फुलफिल करता है तो उसे मछली की श्रेणी में रख दिया जाता है। इसी तरह से मृग की परिभाषा होती है, तो अगर कोई जीव जंतु मृग की फैमिली की परिभाषा को फुलफिल करेगा तो उसे मृग की फैमिली में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो मृग किस जंतु को कहा जाता है, जिसमें स्थायी सींग होते हैं। ठीक है, कई जीव जंतु ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम अपने सींगों को गिराते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतु जिनमें स्थायी सींग होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो मृग फैमिली में रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो मृग मतलब हिरन। ठीक है, तो हिरन के जैसे ही नील गाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। ठीक है, कई एनिमल ऐसे होते हैं जो कि साल में या कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने सींगों को गिराते हैं और फिर उनकी जगह पर नए सींग उगकर उनमें आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गीदड़। अब गीदड़ देखिए देखने में किस तरह का लगता है, जैसे लोमड़ी होती है। ठीक है, लोमड़ी या भेड़िए की तरह, लेकिन गीदड़ जो होता है वो कुत्ते के परिवार की प्रजाति होती है। ठीक है, ये डॉग फैमिली का एक जंतु है, तो ये याद रखिएगा, कैनाइड है ये। ठीक है, और गीदड़ का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस आरियस। ठीक है, और क्यों इसको रखा जाता है डॉग के फैमिली में, क्योंकि इसमें नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं इनके पैर। ठीक है, इनमें खुर नहीं पाए जाते, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। खुर क्या होता है, खुर होता है कि जो पैर में, जैसे गाय के आपने देखे होंगे कि हार्ड एक स्ट्रक्चर रहता है पैर के बिल्कुल पंजे में, तो उसे खुर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन गीदड़ में क्या रहता है, नाखून रहते, खुर नहीं रहते, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पर्म वेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो स्पर्म वेल क्या होती है, ये एक दांत वाली वेल होती है। ठीक है, और इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, पाइस्टर मैक्रोसेफेलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पूर्ण वयस्क मतलब मेल स्पर्म वेल 50 से 55 फीट लंबी होती है और 35 से 45 टन वजन की होती है। ठीक है, तो ये स्पर्म वेल के बारे में फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट गिबन देख लेते हैं। गिबन क्या होता है, तो गिबन मंकी की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो कपी प्राणी जगत में इसे होमोनाइड महापरिवार के सदस्य जानवर की जातियों को कहा जाता है गिबन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, होमोनाइडिया, होमोनोडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं विज्ञान की एक शाखा जिसे कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या होती है, जेरेंटोलॉजी होती है वृद्धावस्था का अध्ययन। ठीक है, तो बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट टर्म आता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होती है, ऑन्कोलॉजी होती है कैंसर से संबंधित विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर और ट्यूमर से संबंधित। ठीक है,
नेक्स्ट आती है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी होती है शारीरिक असमानताओं का अध्ययन। तो बॉडी में जैसे एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसके अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? टेरेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। नेक्स्ट विज्ञान की शाखा आती है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। बस एक एक की टर्म याद रख लीजिए कि कौन सी विज्ञान की शाखा किससे रिलेटेड है। तो जब ऑप्शन आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली 4 ऑप्शन में से फिर सही टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट हम नील हरित शैवाल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो नील हरित शैवाल, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुआ था वो नील हरित शैवाल हुआ था। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। और ये ऐसा जीव था जिसने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन बनाना आरंभ किया था। और इस प्रक्रिया से जो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुई थी वही ऑक्सीजन गैस टाइम टू टाइम मतलब कई वर्षों के पश्चात क्या होता गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ता चला गया। ठीक है, और इसकी वजह से जो आज पृथ्वी पर जीवन संभव हो पा रहा है उसका श्रेय कहीं ना कहीं नील हरित शैवाल की उत्पत्ति को ही माना जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो नील हरित शैवाल द्वारा उत्पन्न हुई थी वो अन्य जीव जंतुओं के निर्माण में और उनकी वृद्धि में फिर फ्यूचर में सहायक हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत, यानी कि म्यूटेशन थ्योरी क्या होती है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री बॉटनिस्ट ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक है, तो म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हॉलैंड के बॉटनिस्ट ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दी गई थी, ये याद रखिएगा। और इन्होंने कहा था कि नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होती है। ठीक है, और ये स्पष्ट और अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे पुरानी कोई जाति चली आ रही है तो उसमें क्या होगा कि एकदम से चेंज आ जाएगा और फिर एक नई प्रजाति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था। और जाति का जो पहला सदस्य होता है जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्परिवर्ती कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने अपना प्रयोग किया था इवनिंग प्रिमरोज पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इवनिंग प्रिमरोज पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम साइंस की कुछ अन्य शाखाएं और उनके वो किससे रिलेटेड हैं, किस अध्ययन से रिलेटेड हैं ये देख लेते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो जो वर्ड आता है वो यूजुअली हड्डियों के संबंध में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कैल्शियम की एक टैबलेट आती है उसका क्या नाम होता है? ऑस्टियो कैल्शियम। ठीक है, तो हड्डियों का कैल्शियम मतलब उसका जो मीनिंग रहेगा। ऑस्टियो वर्ड हड्डियों के लिए, तो अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑरोलॉजी, ऑरोलॉजी होता है पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी होता है रुधिर सीरम का अध्ययन। ठीक है, तो ब्लड सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जियोलॉजी। अब देखिए जूलॉजी अलग है और जियोलॉजी अलग है। जीईओ, जीईओ का मतलब होता है भू पृथ्वी। ठीक है, तो जीईओ का मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। नेक्स्ट जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जीन से संबंधित, तो जीन मतलब वंशागति का अध्ययन। ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। पैलियो बायोलॉजी, अब पैलियो का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो पैलियो बायोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन। एपीकल्चर, एपी का मतलब एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। ठीक है,
नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित, पालन, रेशम के उत्पादन से संबंधित, ठीक है। सिल्क वार्म, जो रेशम के कीड़ों का पालन या रेशम उत्पादन क्या कहलाता है, ये सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। विटीकल्चर, विटीकल्चर होता है अंगूर उत्पादन से संबंधित, ठीक है, या अंगूर की खेती आप बोल दीजिए। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है साइंस रिलेटेड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया बहुत ही सूक्ष्म और साधारण जीव होते हैं, ये तो पता ही है, बहुत छोटे होते हैं ये। और इनकी साइज क्या होता है? इनका साइज होता है 0.5 से 5 माइक्रोन तक, ठीक है। 0.5 से 5 माइक्रोन तक इनका साइज होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, ठीक है, ये आप कमेंट पे बताइए। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो 0.5 मिलीमीटर या अधिक लंबाई के भी हो सकते हैं। और इन बैक्टीरिया को देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है खुर्दबीन या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। खुर्दबीन हिंदी में और या कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंग्लिश में। तो ऐसा माइक्रोस्कोप जिससे बैक्टीरिया को देखा जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जो आप देखते हो ना, साइंटिस्ट देख रहे हैं, एक कांच की प्लेट पर सैंपल ले लेते हैं और उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं वायरस को और बैक्टीरिया को। नेक्स्ट ऑक्टोपस के बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ऑक्टोपस सभी को पता है कि 8 पैरों वाला समुद्री जीव होता है ऑक्टोपस, ठीक है। और ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं और ये एक तरह से मृदु कवची क्या मॉल्यूस्क होता है, ठीक है। तो मृदु कवची होता है ऑक्टोपस। और यह सिफेलोपोड मोलस्क होता है और इसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। और इसके सिर में मुख होता है और इसके 2 बड़े आंखें होती हैं और इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूषक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये ऑक्टोपस के बारे में कुछ फैक्ट है। अच्छा, अब कमेंट में अगर किसी को पता है तो ये बताइए कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है, ये एक फैक्ट है। और लाल नहीं होता वो, तो किस कलर का होता है। नेक्स्ट तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कॉकरोच के बारे में एक फैक्ट है कि कॉकरोच का जो ब्लड होता है, कॉकरोच के ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन सर्कुलेशन नहीं होता और इस कारण से इसका रंग लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। इस वजह से कॉकरोच का ब्लड जो होता है वो सफेद रंग का होता है, ठीक है। तो इसका रक्त जो होगा वो रंगहीन या सफेद रंग का होगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है कॉकरोच के ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर ब्लड में नहीं ऑक्सीजन सर्कुलेट होता तो फिर ये ऑक्सीजन लेता कहाँ से है? तो कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से ये कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन खींच लेता है, ठीक है। तो सीधे कोशिकाओं से जो ट्यूब्स होती हैं इसके बॉडी पर, उससे डायरेक्ट ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है कि कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ठीक है। कोलोसल स्क्विड एक जीव होता है, यह सबसे बड़ा अकशेरुकी होता है और इसकी लंबाई होती है 12 से 14 मीटर तक, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम मकड़ी देख लेते हैं, मकड़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मकड़ी मकड़ी वर्ण एक निडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु होता है
जो कि उदर के पश्च भाग में, मतलब पेट के पिछले भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। ठीक है, और सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं और उदर के पिछले भाग में स्थित ग्रंथियों द्वारा ये जाले का निर्माण करती है। तो मकड़ी का जाला जो हम देखते हैं वो मकड़ियां कहाँ से बनाती हैं? उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों से। नेक्स्ट, रेशम के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो रेशम क्या होता है? रेशम एक प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है। ठीक है, रेशम एक तरह का फाइबर है। ठीक है, उससे कपड़े का निर्माण भी किया जाता है। और रेशम का उत्पादन सिर्फ रेशम का कीड़ा ही नहीं करता, रेशम का उत्पादन मधुमक्खियां, तितली, मकड़ियां भी करती हैं। ठीक है, तो इनके उत्पादन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को कहा जाता है गोसामर रेशम। ठीक है, मकड़ी जो रेशम बनाती है उसको गोसामर रेशम कहा जाता है। और अन्य रेशम के प्रकार होते हैं मलबरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम आदि। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि मूंगा रेशम कौन से राज्य का, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ का मूंगा रेशम बहुत फेमस है? वहां पे मूंगा सिल्क की साड़ियां या अन्य वस्त्र भी मिलते हैं मूंगा सिल्क से बने हुए। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं कुछ अन्य। तो नेक्स्ट फैक्ट है कि लाख की चूड़ियां बनती हैं, बहुत पॉपुलर होती है लाख की चूड़ियां, और भी अन्य प्रोडक्ट्स में लाख का यूज किया जाता है। तो लाख जो होता है कैरिया लक्का और लेस्फिर लक्का नामक कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो लाख का कीड़ा होता है, उसे पेड़ पर छोड़ दिया जाता है और फिर वो लाख का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि मधुमक्खी सामाजिक कीट है। ठीक है, तो मधुमक्खियां किस में रहती हैं? ग्रुप में रहती हैं। तो ये एक सामाजिक कीट होता है और जो कि फूलों से रस इकट्ठा करके शहद का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो फूलों के रस से ये शहद का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि मोती कहाँ से मिलता है? मोती सीप के अंदर से मिलता है। ठीक है, तो वो जो जंतु होता है मोती, मतलब जो जंतु मोती प्रोड्यूस करता है, यह होता है मोलस्का संघ का जीव पिंक टैडा या पर्ल आइस्टर। ठीक है, तो पर्ल आइस्टर या पिंक टैडा क्या होता है? मोलस्का संघ के होते हैं और ये मोती का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकी पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती हैं। ठीक है, और ये बाह्य परजीवी के रूप में होती हैं। तो ये याद रखिएगा कि मादा मच्छर ही रुधिर चूसती हैं। ठीक है, रक्त चूसती हैं। और नर मच्छर जो होते हैं वो रक्त नहीं चूसते और नर मच्छर अपना पालन पोषण फल फूलों से करते हैं। और कभी कभी मादा मच्छर भी फूलों का रस चूसती हैं और मादा मच्छर के डैने जो डंक होते हैं वो नर मच्छर से बड़े होते हैं। ठीक है, इसी कारण से ये स्किन में घुस जाते हैं, लेकिन जो नर मच्छर होते हैं वो फूलों के रस से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है जीरो कॉल। ठीक है, तो जब भी जीरो आ जाए XERO, तो ज्यादातर जीरो वाले जैसे जीरो फाइट प्लांट्स होते हैं तो वो मरुस्थल से रिलेटेड, जीरो कोल एनिमल तो वो मरुस्थलीय जीव जंतुओं से रिलेटेड। ठीक है, तो जीरो कोल क्या होते हैं? जीरो कोल होते हैं मरुद्भिद रेगिस्तान में रहने वाले पशु। ठीक है, तो XERO जीरो फाइट या जीरो कोल मरुस्थलीय जीव जंतु या पेड़ पौधों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम कंगारू चूहा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो कंगारू चूहा क्या है? ये ऐसा प्राणी है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। ठीक है,
और इसका जो यूरिन है वो सॉलिड होता है, ठीक है, ठोस मूत्र ये विसर्जित करता है। और क्यों करता है ये? तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो फैट को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, ये जो बीज वगैरह खाता है उससे जो फैट मिलती है, इसको वसा मिलती है, वसा से ही ये अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो ये कंगारू चूहा के बारे में फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं घटपर्णी पौधा। घटपर्णी क्या होता है? एक तरह का कीटभक्षी पौधा होता है, इसे पिचर प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में। और ये नेपथीन्स कुल का पौधा होता है, ठीक है। जैसे एनिमल्स में फैमिलीज होती हैं, इसी तरह से पौधों में भी फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो ये नेपेथिन्स कुल का पौधा होता है, ठीक है। और ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं, ठीक है। तो शाक मतलब हर्ब्स होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। घटपर्णी पिचर प्लांट क्या होता है? कीटभक्षी पौधा होता है, शाक होता है और नेपेथिन्स कुल का होता है। नेक्स्ट चंदन हम देख लेते हैं। तो चंदन क्या होता है? चंदन एक तरह से ये आंशिक मूल परजीवी, पार्शियल रूट पैरासाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेपेथिन्स खसियाना। नेपेथिन्स खसियाना यानी कि वही घटपर्णी पौधा, ठीक है। कहाँ पर ये मिलता है? तो अभी हमने देखा नमी और दलदल वाले स्थानों पर। तो ये मिलता है भारत के मेघालय राज्य के गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि मेघालय मतलब जैसे आजकल तो काफी पॉपुलर है मेघालय, वैसे भी शिलोंग केस की वजह से। तो मेघालय का मतलब क्या होता है? बादलों का आलय, ठीक है। बादल घिरे रहते हैं, बहुत बारिश होती है मेघालय में, इस वजह से नमी और दलदली क्षेत्रों की उपस्थिति है वहां पर, और वहीं पर ये घटपर्णी पौधा बहुतायत में पाया जाता है। नेक्स्ट अदरक देख लेते हैं। जो अदरक, वही चाय वाली अदरक। अदरक क्या होता है? अदरक तने का रूपांतरण होता है, ठीक है। तो अदरक क्या है? तना है, इसका संग्रह अंग होता है तना, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लीची देख लेते हैं हम। लीची क्या है? लीची एक उष्ण कटिबंधीय फल है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाया जाता है लीची, और यह एक सोपवेरी परिवार का सदस्य होता है, ठीक है, सोपवेरी। और ये एक प्रकार का ड्रूप है। तो ये जो भी नाम आ रहे हैं ना, सोपवेरी, ड्रूप, ये सभी क्या है? ये बॉटनी में ग्रुप्स के नाम है, ठीक है। तो जैसे फल है, तो फलों को परिवारों में विभाजित किया गया है कि ये फल किस परिवार का है। उसके बाद उस परिवार को भी फिर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जैसे लीची में क्या होता है? ऊपर छिलका होता है और अंदर गूदा होता है, उसके अंदर बीज होता है, ठीक है। तो इस तरह के फलों को एक पर्टिकुलर श्रेणी में रखा जाता है। तो उसी तरह से लीची किसमें है? ये एक प्रकार का ड्रूप है और ये सोपवेरी परिवार का सदस्य है, ठीक है। ड्रूप कैसे होते हैं? तो ड्रूप ऐसे फल होते हैं जिनके बाहरी छिलके गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइजोम। राइजोम यानी कि प्रकंद, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान में राइजोम से मतलब होता है अंतःभूमिक पौधे के तने से, ठीक है। जो तना सामान्यतः भूमि के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अदरक, हल्दी, ये सब क्या है? ये सब राइजोम के उदाहरण है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जिनका तना भूमि के अंदर होता है, उन्हें राइजोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शकरकंद। शकरकंद क्या होता है? शकरकंद वल्वुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा होता है और अनुकूल परिस्थितियों में यह बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है, ठीक है। तो एक वर्षीय पौधा होता है, ये याद रखिएगा। और ये एक सपुष्पक पौधा होता है, ठीक है। तो फूल आते हैं इस पर, और इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने की पर्व संधियों से होती है, और जो कि जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती हैं, ठीक है।
तो ये याद करिएगा कि रूपांतरित जड़ होती है शकरकंद में। नेक्स्ट फैक्ट है कि विषैले सांपों में, अब सांप के बारे में फैक्ट है, तो जो जहरीले सांप होते हैं उनके ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं, जंभिका दंत भी जिनको बोला जाता है, वो ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। ठीक है, तो विषैले सांपों में जो जहरीले दांत होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, जंभिका दंत या मैक्सिलरी टीथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आप देखते होंगे कि सांप के दांत निकाल देते हैं, जो सपेरे होते हैं वो क्या करते हैं, ये इन्हें मैक्सिलरी टीथ को हटा देते हैं, जिसके बाद सांप काटता भी है तो वो जहर हमारी बॉडी में नहीं आता। तो जहरीले दांतों को हटा दिया जो कि विष ग्रंथियों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जहरीले दांत हट गए तो इसका मतलब है कि अब विष ग्रंथियों का जो प्रभाव है दांतों पर वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कवक मूल या माइकोराइजा। कवक मूल या माइकोराइजा क्या होते हैं, ये एक तरह से ये सहचर्य, प्रकार्यक सहचर्य होते हैं। ठीक है, कवक मूलक या माइकोराइजा कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्य सहचारक होते हैं और वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कवक मूल मतलब जड़ों में कवक। ठीक है, तो इसमें कवक क्या होता है, कवक मिट्टी से खनिज लवण और जल को सोख लेता है और उच्च स्तरीय जो उसके ऊपर के पेड़ होते हैं उन तक पहुंचाता है। जबकि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ बदले में भोज्य पदार्थ तैयार करके कवक को उपलब्ध कराते रहते हैं। ठीक है, तो कवक क्या करेगा, न्यूट्रिशन पेड़ तक पहुंचाएगा और पेड़ भोज्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को वापस कवक में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो एक दूसरे से ये क्या है, एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, फंक्शनल एसोसिएशन रहता है एक दूसरे के साथ कवक मूल या माइकोराइजा का। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लौंग, लौंग के बारे में हम फैक्ट देख लेते हैं। तो लौंग क्या होती है, लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका होती हैं। ठीक है, बंद कलियां या पुष्प कलिका होती हैं और उपयोग इसका मसालों, औषधियों और भोज्य पदार्थों में किया जाता है। ठीक है, लौंग का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो वनस्पतिक नाम होता है साइजियम एरोमेटिकम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और लौंग किस कुल का पौधा होता है, तो ये होता है मिर्देसी, मिर्देसी कुल के अंतर्गत ये एक पौधा होता है। ठीक है, तो लौंग क्या होती है, बंद कलियां होती हैं, क्लोव्स बोलते हैं ना, क्लोव्स, तो कली होती हैं और वनस्पतिक नाम होता है साइजियम एरोमेटिकम और कुल इनका होता है मिर्देसी। नेक्स्ट केसर मसाले के बारे में देख लेते हैं। तो केसर क्या होता है, केसर मुख्यतः जैसे पीला रंग छोड़ता है। ठीक है, ये जो मसाला होता है ये पीला रंग छोड़ता है, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, सैफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका होती है या वर्तिकाग्र से भी ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो क्रोकस के फूल की वर्तिका और इसे वर्तिकाग्र से भी प्राप्त किया जाता है, ये याद रखिएगा। बॉटेनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम इसका है क्रोकस सैराइवस। ठीक है, और ये इसिडेसी कुल का पौधा होता है। क्रोकस सैराइवस बॉटेनिकल नाम और इसिडेसी कुल। नेक्स्ट है कि जो केसर होता है, केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा कि इसे फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लहसुन के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। तो लहसुन जब आप मतलब लहसुन को हम सब्जियों में डालते हैं, ठीक है, और लहसुन में एक स्पेशल टाइप की गंध होती है, एक स्मेल होती है। तो वो स्मेल स्मेल किस कारण से होती है? वो होती है सल्फेनिक एसिड के कारण, ठीक है। सल्फेनिक अम्ल के कारण इसकी तीखी गंध होती है। और इसी तरह की गंध अन्य कौन कौन सी चीजों में आती है? जैसे प्याज में भी तीखी गंध आती है, सरसों के तेल में आती है, तो इसमें भी सल्फर पाया जाता है, ठीक है। तो प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंथेस एंजाइम के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो सिंथेस एंजाइम कहाँ पर होता है? जो यूजुअली हम डेली एक्टिविटीज है उस पे अगर देखें तो प्याज काटने पर सिंथेस नामक एंजाइम निकलता है, ठीक है। और सिंथेज प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है सिंथेज एंजाइम। और कहाँ पर होता है ये प्याज काटने पर निकलता है। और इसी कारण से ये जो सल्फेनिक अम्ल निकलता है ये आंख में आंसू उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो फैक्ट है कि मिर्च का तीखा स्वाद जो होता है वो किस कारण से होता है? वो होता है कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। कैप्सिसिन का फॉर्मूला क्या होता है? C18H27NO3। नेक्स्ट फैक्ट है कि सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है, ठीक है। सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। और अनानास और कटहल का फल भी सोरोसिस कहलाता है, ठीक है। अगर आप टेक्सचर देखेंगे अनानास, कटहल और सहतूत का, तो ऊपर ऊपर से जैसे डॉट डॉट सा उभरे हुए से पैटर्न रहता है उसके ऊपर, इस तरह के फलों को सोरोसिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि पौधे अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो पौधों की जड़ों पर जो पतले पतले से रेशे रहते हैं उनसे ये भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। और जड़ों का बाल जो होता है वो एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचना होती है और जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से यह निकलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि सन, ठीक है, सन की रस्सी आती है ना, सन, पटसन और जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कपास के फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। और ठीक है, तो दो फैक्ट है कि सन, पटसन और जूट कहाँ से मिलता है? ये तनों से मिलता है, पेड़ के तनों के रेशों से मिलता है। लेकिन जो कॉटन होता है, कपास होता है, वो कहाँ से मिलता है? वो फूलों में रहता है, ठीक है। तो कपास का जो फाइबर रहता है, रेशे रहते हैं, वो फूलों में उपस्थित रहते हैं, फलों में, ठीक है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक टर्म आता है लेग हीमोग्लोबिन। लेग्यूम से इसको लेग नाम आता है। लेग्यूम्स मतलब दालें। तो लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधों से लेग हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है, जैसे कि अल्फाल्फा, सोयाबीन, ये आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल क्या होता है? ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज होता है, ठीक है, मानव निर्मित, जो कि ये नेचुरल रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता, ठीक है।
और वैज्ञानिकों द्वारा इसे प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। तो इसमें से गेहूं, ट्रिटिकम और राई को सिकेल के नाम से जाना जाता है और इन दोनों का परस्पर संकरण कराकर ट्रिटिकेल बनाया जाता है। ठीक है, तो गेहूं और राई के संकरण से क्या बनाया जाएगा? ट्रिटिकेल बनाया जाएगा। ये एक मानव निर्मित अनाज है और इसमें गेहूं के मादा और राई के नर का भाग, ठीक है, नर के भाग के उपयोग किया जाता है। और इस ट्रिटिकेल का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है पशुओं के चारों के लिए। ठीक है, इससे रोटी अच्छी नहीं बनती, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मरुस्थलीय पौधे। तो मरुस्थलीय पौधों में क्या क्या आते हैं? जैसे कुछ जो विशेष तरह के मरुस्थलीय पौधे उनको क्या बोला जाता है कि जैसे कैक्टस हो गया, मदार, धिक्कार। ठीक है, तो ये पौधे हैं जो कि मरुस्थल में सर्वाइवल करते हैं और इन पौधों की विशेषता ये होती है कि इनकी जड़ें बहुत गहरी होती, बहुत लंबी होती हैं। तो ये पानी की खोज में जमीन के काफी नीचे तक अपनी जड़ों को पहुंचा देते हैं। ठीक है, और इनके तने छोटे, रूपांतरित और कभी-कभी भूमिगत भी होते हैं। और मरुस्थलीय पौधों की एक और विशेषता होती है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो गूदेदार होती हैं। ठीक है, तो जैसे आप कैक्टस को तोड़कर देखेंगे तो वो अंदर से चिपचिपा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी पत्तियों का। ठीक है, तो वैक्सी स्ट्रक्चर की होती हैं इनकी पत्तियां और इस कारण से इनको पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही मरुस्थलीय पौधों के जो ऊपरी सतह रहती है वो कांटेदार रहती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं मरुस्थलीय पौधों की, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो से मतलब जल और फाइट मतलब पौधे। ठीक है, तो बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट के नाम से कहा जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसे पौधे जो हाइड्रोफाइट होते हैं इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं और इनमें वायु भरी रहती है, जिस कारण से ये पौधे तैर सकते हैं। ठीक है, और इन पौधों में यांत्रिक ऊतक यानी कि मैकेनिकल टिश्यूज भी बहुत कम विकसित होते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? बहुत अधिक जल में पाए जाने वाले पौधे। नेक्स्ट पपीता। पपीता फ्रूट के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पपीता का वानस्पतिक नाम होता है कैरिका पपाया। ठीक है, कैरिका पपाया, ये याद रखिएगा। और इसमें कैरोटीन होता है। ठीक है, कैरोटीन होता है। कैरोटीन किसका स्रोत होता है? विटामिन ए का। ठीक है, और किसमें होता है? गाजर में भी होता है। ठीक है, तो विटामिन ए का स्रोत होता है और इसमें उपस्थित पपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है? तो पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जेंथिक नामक वर्णक के कारण। ठीक है, तो कैरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खमीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। खमीर क्या होता है? खमीर एक तरह का कवक होता है। ठीक है, यह एक तरह का कवक होता है और ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे जो आटा होता है, ठीक है, कुकिंग में खमीर उठाते हैं, कुकिंग यूजेस में, तो रोटी में मतलब खमीर की रोटी बनती है। जैसे आपने अगर ये खाई होगी, क्या बोलते हैं, तंदूरी रोटी जो होती है, तो खमीर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं और ये शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट मशरूम देख लेते हैं। मशरूम क्या होती है? मशरूम एक तरह की फफूंद यानी कि फंगी होती है। ठीक है, तो फंगी होती है ये
और ये हरित रहित होती है, क्लोरोफिल नहीं होता, इसी कारण से इनमें हरा रंग नहीं होता। ठीक है। और मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य होता है। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज ये नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कपास के बारे में कुछ फैक्ट। तो कपास का प्रमुख घटक होता है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज इसका घटक होता है और सेल्यूलोज की मात्रा होती है 91 से 94% तक, और इसमें पानी होता है लगभग 6 से 8% तक, और थोड़ी सी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः कपास किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम अफीम देख लेते हैं। तो अफीम जो कि एक मादक पदार्थ भी है, अफीम को पौधे के दूध यानी कि लेटेक्स को सुखाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो लेटेक्स को सुखाकर बनाया जाता है। और हमें एक और कौन सा पदार्थ हमने पढ़ा था लेटेक्स को सुखाकर? प्राकृतिक रबड़ को भी पौधे के लेटेक्स से बनाया जाता है ना। और अफीम का दूध जो होता है उसके लिए एक कच्चे अपरिपक्व फल में चीरा लगाया जाता है, और जब दूध निकलने लगता है और निकलकर सूख जाता है तो फिर इससे अफीम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट है कि उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो वो स्वजीवी होते हैं। ठीक है, स्वजीवी मतलब जो अपना भोजन खुद बना ले, वो स्वजीवी। और परजीवी कौन? जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, दूसरे जीवों पर निर्भर रहे, वो परजीवी। ठीक है, तो उत्पादक तो स्वजीवी होते हैं, और जो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होते हैं वो परजीवी होते हैं। ठीक है, परजीवी का मतलब दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद एक तरह के जीव होते हैं मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि सेब के फल में जो लाल रंग होता है इसका कारण होता है एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन नामक वर्णक होता है इसका रीजन। और गाजर में जो लाल नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन। ठीक है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, और हल्दी का लाल रंग होता है जैंथोफिल के कारण। ठीक है, और चुकंदर का रंग होता है बिटरनीन के कारण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, उसके बाद गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन, हल्दी में जैंथोफिल, और चुकंदर में बिटरनीन वर्णक। ठीक है, नेक्स्ट पादप कोशिका देख लेते हैं हम। तो जिस तरह से जंतुओं में कोशिकाएं होती है उसी तरह से पादपों में भी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि पादप कोशिका में बाह्य आवरण यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और हरे पौधों में यह सेल्यूलोज से निर्मित रहती है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये याद कर रखिएगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण इनका रंग हरा रहता है, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम प्लाज्मा झिल्ली देख लेते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली होती है। ठीक है,
सेमी ट्रांसपेरेंट होती है ये, जो प्रत्येक लिविंग कोशिका के, ठीक है, लिविंग सेल के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली होती है। नेक्स्ट फैक्ट है कि रॉबर्टसन ने 1959 ईस्वी में एक अवधारणा दी थी। इसके अनुसार इन्होंने कहा था कि कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा और मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है, ठीक है। तो बाहरी भीतरी परतें प्रोटीन की और मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। और वर्तमान में कोशिका झिल्ली से संबंधित जो थ्योरी दी है वो दी है सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 ईस्वी में, ठीक है। और ये थ्योरी सबसे अधिक मान्य है। इसमें इन्होंने कहा कि कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं और इनके बीच में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की 2 परतें कोशिका झिल्ली में और इनके बीच में प्रोटीन, ये अवधारणा दी सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 ईस्वी में। तो ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीनोम चित्रण क्या होता है। तो जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग, इसका मतलब होता है जीन्स का चित्रण करना, ठीक है। तो डीएनए का अध्ययन एक तरह से जब करते हैं तो जीनोम मैपिंग एक तकनीक होती है। जीनोम मैपिंग के द्वारा डीएनए का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसमें जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मटर के पौधों पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए थे। और इन्होंने मटर के पौधों में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन करके 3 नियम दिए थे, ठीक है। कौन कौन से 3 नियम है? पहला है प्रभावित का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो ये 3 नियम दिए गए थे ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है। तो उत्परिवर्तन होता है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन, ठीक है। ये हमने पहले भी म्यूटेशन देखा था। तो जीन में जो सडन चेंज आ जाता है उसे म्यूटेशन कहा जाता है। अब जीन क्या होते हैं? तो जीन होते हैं, जीन क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की ऐसी संरचना होती है जो कि अनुवांशिक लक्षण धारण किए होती है, ठीक है। और जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और जीवों के जीन जो है वो जीवों के शरीर में अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। और इसी वजह से जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से अपने बच्चों में, इसी के कारण जो फिजिकल सिमिलैरिटी है वो भी कई बार शो होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों का चेहरा अपने मम्मी पापा से मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनके जीन्स होते हैं, सिमिलर जीन्स होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीऑक्सीराइबोज क्या होता है। डीऑक्सीराइबोज, तो जीव की कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं 2 तरह के। एक को कहा जाता है डीएनए, ठीक है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और दूसरा होता है आरएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है? आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए और डीएनए, ठीक है। तो ये 2 तरह के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जीव कोशिकाओं में, ये याद रखिएगा। और दोनों के फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डीएनए का और आरएनए का। नेक्स्ट है कि डीएनए जो होता है, डीएनए केंद्रक में होता है
और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनीय समाक्षर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और आरएनए की कोशिकाओं में साइटोसोल कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोस और नाइट्रोजनीय समाक्षर एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। डीएनए में होते थे नाइट्रोजनीय समाक्षर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, और आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। ठीक है, आरएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। नेक्स्ट फैक्ट है, देख लेते हैं। तो फैक्ट है कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, और पुरुषों में 44 प्लस XY रहता है। ठीक है, गुणसूत्र मतलब 22 सेट और एक XY का गुणसूत्र रहता है, और स्त्रियों में 44 और XX गुणसूत्र रहते हैं। ठीक है, और जब पुरुष तथा स्त्री में तो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, ऑटोसोम्स होते हैं। और 23वां जोड़ा जो कि पुरुष में XY और महिलाओं में XX होता है, इन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अगर संतान में XY गुणसूत्र है तो वो पुत्र बन जाता है। ठीक है, Y पिता का और X माता का तो वह पुत्र बन जाएगा, और अगर XX गुणसूत्र रहते हैं तो वह संतान पुत्री बन जाती है। ठीक है, तो जो ये लास्ट गुणसूत्र रहता है ये क्या रहता है, ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र रहता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एक फैक्ट है कि ये गुणसूत्र होते हैं जो ये कई जानवरों में होते हैं, लेकिन छिपकली की कई प्रजातियों में और सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ठीक है, और इनका लिंग निर्धारण एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के कारण इनका लिंग निर्धारण होता है, ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या होता है, यह एक जीवाणु होता है। ठीक है, और एजोटोबैक्टर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है एजोटोबैक्टर, और इसका उपयोग, इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे अपनी वृद्धि के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो एजोटोबैक्टर क्या है, एजोटोबैक्टर है एक नाइट्रोजन यौगिकीकरण वाला जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट नील हरित शैवाल के बारे में हम देख चुके हैं फैक्ट पहले भी। और नील हरित शैवाल को दूसरे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। एक कोशिकीय जीवाणु होता है यह, और नील हरित शैवाल को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित करने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो धान के खेत में इसका प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। और नील हरित शैवाल की एक विशेषता ये भी होती है कि यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करता है, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण कर देता है। ठीक है, इसलिए साइनोबैक्टीरिया
सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो नील हरित शैवाल को एक तरह से बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एजोला। एजोला क्या है? एजोला भी धान के खेतों में उपयोग किए जाने वाला एक जैव उर्वरक होता है और इसका प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है, इस कारण से इसे जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नत्रजन उपयोग क्षमता। नत्रजन मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, तो फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नाइट्रोजन अवरोधक प्रयोग और नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? नील हरित शैवाल और अजोला क्या करते हैं? ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, जबकि वैस्कुलर, अर्बुस्कुलर और माइकोराइजा फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा कि नील हरित शैवाल और अजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि वैस्कुलर, अर्बुस्कुलर, माइकोराइजा फास्फोरस का स्थिरीकरण के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लघु माचोसे ग्रिंथिड बैक्टीरिया। क्या होते हैं ये राइजोबियम होते हैं। ठीक है, और ये झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया अलग अलग फसलों के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सोयाबीन के लिए राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, तीन पत्तियां घास के लिए राइजोबियम ट्राइफोली, लूसर्न के लिए राइजोबियम मेलिलोती। ठीक है, तो ये फसलें और बैक्टीरिया के नाम है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जलीय फर्न एनाबीना एजोली। ठीक है, गुनेरा मैक्रोफाइला के लिए नोस्टोक मस्कोरम। ठीक है, तो ये नाम है, ये लिस्ट भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक नाम आता है 2,4-D। 2,4-D क्या होता है? 2,4-D होता है एक खरपतवार नाशक। ठीक है, खरपतवार नाशक होता है। खरपतवार क्या होते हैं? ये पौधों की वृद्धि में, जैसे कोई फसल होती है तो फसलों के बीच में खरपतवार उग जाती है और वो पौधों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, जो पौधों में न्यूट्रिएंट्स चाहिए जाने होते हैं वो खरपतवार में चले जाएंगे। इसका कारण से खरपतवार फसलों के बीच में एक तरह से अनवांटेड होती हैं। ठीक है, तो कई ऐसे क्या बोलते हैं, दवाई आप बोल दीजिए या नाशक बोल दीजिए, खरपतवार नाशक, कई ऐसे खरपतवार नाशक आते हैं जिनको छिड़क दिया जाता है और खरपतवार नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह का एक खरपतवार नाशक है 2,4-D। ठीक है, और ये क्या करता है? ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सिन क्या होता है। ऑक्सिन एक तरह का पादप हार्मोन होता है। ठीक है, पादप मतलब पेड़ों का हार्मोन होता है और इसका उपयोग किया जाता है खरपतवार नाशी के रूप में। ठीक है, खरपतवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं। ठीक है, तो वीडासाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में कुछ फैक्ट। तो ऑक्सीजन क्या होता है कि मानव शरीर में
सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व होता है ऑक्सीजन, ठीक है, 65% तक। और इसके बाद कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस होती है 1%, ठीक है। तो मानव शरीर में क्रम याद रखिएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर फास्फोरस, ठीक है। और इसके बाद अन्य तत्व। और एक और फैक्ट है मानव शरीर के बारे में कि वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। और ये हड्डियां क्या हैं, स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। चलिए, आज की क्लास को मैं यही खत्म करती हूँ। कल से फिर हम बाकी के जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको भी कवर करेंगे।